हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। चैप्टर हम लोग का चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी से देखना है तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, वहां से भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको लेक्चर के साथ देखना है इस तरीके का प्रॉपर नोट्स के साथ, तो आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट आता है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है या फिर आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट आता है, यकीन मानो कोई भी आपका डाउट आता है पढ़ाई से रिलेटेड, आप कमेंट में जाके मैसेज कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो हर एक का जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में राइबोसोम, हम लोग राइबोसोम देखेंगे। राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल और माइक्रोबॉडीज, ये हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो देखो राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम हम लोग एक चीज जानते हैं कि राइबोसोम आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। राइबोसोम में कुछ बातें और ध्यान रखिएगा कि 70s 80s टाइप दोनों टाइप का आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70s आपका प्रोकैरियोट में भी होगा और आपका यूकैरियोट में भी होगा। 80s आपका सिर्फ यूकैरियोट में भी होगा। 70s यूकैरियोट में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और आपका रफ ईआर पे होता है। और यूकैरियोट में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, सॉरी। और यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म एंड रफ ईआर। देखो इतना बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आपको नोट्स चाहिए ना, आपको नहीं भी पढ़ लेक्चर देखना है तो आप नोट्स एक बार ले लो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आपको ये सारी चीजें जानने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प मिलेगी। देखो टाइप्स कितने होते हैं, 70s और 80s। 70s प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा। 80s आपको सिर्फ यूकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में होगा। 70s यूकैरियोट में कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में, और 80s कहाँ है, साइटोप्लाज्म एंड रफ ईआर पे। ठीक है, बेसिक चीजें ध्यान रखो कि राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं राइबोसोम के। पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया था अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो थे जॉर्ज पैलाडे, साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज पैलाडे, इसलिए इसको बोला जाता है पैलाडिस पार्टिकल भी बोला जाता है। और ईयर था कौन सा, ईयर था आपका जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया, ईयर था 1953। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और प्रोटीन मिलकर के आपका किसको बनाते हैं, राइबोसोम को बनाते हैं। और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है राइबोसोम के बाहर। इतने में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी है। एक चीज तो अपनी ये है, एक चीज ये है कि पहली बार ऑब्जर्व किसने किया, जॉर्ज पैलाडे ने। ठीक है, जॉर्ज पैलाडे ने ऑब्जर्व किया, पैलाडिस पार्टिकल बोला जाता है। दूसरी चीज ये है कि कौन बनाता है, आरएनए और प्रोटीन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी बात यह है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं आपके 80s टाइप के, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो होते हैं आपके 70s टाइप के। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। द सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम, देखो 80s जो राइबोसोम है, 80s राइबोसोम इसकी सब यूनिट है 60s प्लस 40s, और जो 70s राइबोसोम है इसकी सब यूनिट है 50s प्लस 30s। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी गई है कि ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। 70s टाइप के जो दो सब यूनिट्स हैं वो एक है 50s, एक है 30s, और जो S है, S को बोला जाता है स्वीडबर्ग यूनिट, या इसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज। ये बात याद रखिएगा कि डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। और बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट, मतलब वही एक 80s में 60s एंड 40s का है और 70s में आपका 30s एंड 50s का है। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लो कि राइबोसोम होता क्या क्या है। राइबोसोम किससे किससे मिलकर बना, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बन गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। फर्स्ट टाइम किसने देखा था, जॉर्ज पैलाडे ने देखा था, ईयर था 1953। साइज की अगर बात की जाए तो 15 से 20 नैनोमीटर होता है, ये अभी आगे ऑलरेडी बता दिया गया है। इसको पैलाडिस पार्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दो टाइप के राइबोसोम होगा, 70s 80s टाइप का। 70s टाइप का है तो सब यूनिट कौन कौन सी होगी, 50s होगा और 30s होगा। 80s है तो कौन कौन सी होगी, 60s एंड प्लस 40s। S किसके लिए स्टैंड करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर इसको स्वीडबर्ग यूनिट बोला जाता है, मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। और लास्ट बात लिखी गई है कि बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, जो कि पहले था। अब नेक्स्ट आता है आपका साइटोस्केलेटन क्या होता है।
साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब जो भी सेल को शेप देने का काम करता है उसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल को शेप देने का काम करते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका साइटोस्केलेटन, ये है आपके साइटोस्केलेटन, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है सेल का साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में आपके साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तीन तरीके का आप साइटोस्केलेटन देखोगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। तीन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। करेक्ट, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस होता है, इलोबरेट नेटवर्क होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोफिलामेंट का और इंटरमीडिएट फिलामेंट का, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी को मिला के बोला जाता है साइटोस्केलेटन। तो क्या देखा, साइटोस्केलेटन क्या था? फिलामेंटस है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। कौन कौन है साइटोस्केलेटन में? कौन कौन सी फॉर्म में? माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है, माइक्रोफिलामेंट के फॉर्म में है और इंटरमीडिएट फिलामेंट के फॉर्म में है आपका साइटोस्केलेटन। मेनी फंक्शंस होते हैं इसके, बट कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कहीं पे भी साइटोस्केलेटन आ जाए, नाम से क्या दिख रहा है? साइटोस्केलेटन मतलब सेल को शेप देने का काम कर रहा है। तो एक तो सेल को शेप देगा, दूसरा सपोर्ट देगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मोटिलिटी में भी इसका रोल होता है। तीन मेन फंक्शन कौन कौन से साइटोस्केलेटन के? सेल को शेप दे रहा है, मेंटेन कर रहा है स्ट्रक्चर को और साथ ही साथ मोटिलिटी में भी उसका रोल है। तो साइटोस्केलेटन में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी? साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस इलोबरेट फिलामेंटस नेटवर्क होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोफिलामेंट का और साथ ही साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट का। इन सबको आपस में मिला के साइटोस्केलेटन बोला जाता है। फंक्शन की अगर बात करी जाए, फंक्शन मेन तीन फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन होता है? एक फंक्शन है सेल को शेप देना, दूसरा फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, तीसरा फंक्शन है क्या? उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करना सेल को। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है? सबसे पहले देखो, जैसे मान लो ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है यही है आपका सीलिया, या इसी को बोला जाता है फ्लैजिला। ठीक है, यही है आपका सीलिया, इसी को बोला जाता है फ्लैजिला। यहाँ पे बेसल बॉडी लगी होती है, इसी बेसल बॉडी से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकले होते हैं और अल्टीमेटली आपके सीलिया फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो देखो क्या लिखा गया है, सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ है, इतना समझ में आ गया। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। जो सीलिया होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको वो जो ओर के जैसा मूव करते हैं। देखो ये सीलिया एंड फ्लैजिला, ये आपका पैरामीशियम है, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है। पैरामीशियम पे आपको दिख रहा है कई सारे स्मॉल प्रोसेसेस लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि एक जैसा कोऑर्डिनेट मैनर में मूव करते हैं। और हम लोग चप्पू देखते हैं ना, चप्पू कैसे मूव करता है, एक साथ आगे सब लोग ले जा रहे हैं, एक साथ पीछे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से नाव का मूवमेंट हो पाता है। तो सीलिया शॉर्टर होते हैं, नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं और ओवर लाइक मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेट मैनर में। फ्लैजिला नंबर्स में कम है और इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और लंबे होते हैं, साइज में कम है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और लाइक इनका मूवमेंट होता है। और किसका मूवमेंट कराते हैं? सेल का। पैरामीशियम है तो पूरी सेल का मूवमेंट कराएंगे और साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अपन की रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है? फ्लूइड को आगे फेंकने का काम कर रहा है। कौन करता है? सीलिया। इसीलिए सीलिया अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट लिखा गया कि फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लार्जर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजिला का सिर्फ एक काम होता है लोकोमोशन में, सेल के लोकोमोशन में ही सिर्फ फ्लैजिला का काम होता है और थोड़ा साइज में लंबी होती है, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया हो या यूकैरियोट बैक्टीरिया हो, फ्लैजिला दोनों के पास होगा लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलिया और द फ्लैजिला सो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगा। यही तो सेल मेम्ब्रेन थी, यही तो सेल मेम्ब्रेन थी, तो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना स्ट्रक्चर होगा इसको बोला जाता है एक्सोनीम। मतलब सीलिया फ्लैजिला अंदर है, इसको एक्सोनीम बोला जाएगा। बाहर तो सेल मेम्ब्रेन से कवर है, अंदर का पार्ट एक्सोनीम, बाहर का पार्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट। तो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ ए सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया हो या फ्लैजिला हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है और जो अंदर का पार्ट बचता है उसको बोला जाता है एक्सोनीम। एक्सोनीम के अंदर क्या क्या होगा? एक्सोनीम जैसे मान लो ये है, देखो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, कई सारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। टोटल 9 नंबर में माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं जो कि डबलेट के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। आपको क्या दिख रहा है? 1 2, ये एक ही है बट दो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है।
टोटल 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो कि डबलेट के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। सेंट्रल में आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हुआ, 9+2 का अरेंजमेंट हुआ। टोटल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 है, 2 सेंटर में, करेक्ट। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो कनेक्ट होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से। ये दिख रहा है ना, ये इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्ट होंगे। जो सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रल ब्रिज। ये आपस में कनेक्ट होते हैं किससे, सेंट्रल ब्रिज से। अब जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये कवर होता है सेंट्रल शीथ से, ठीक है। अब सेंट्रल शीथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होती है किससे, रेडियल स्पोक से। समझ में आया? देखो पेरीफेरी में टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, करेक्ट। सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल थे। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्टेड है इंटर डबलेट ब्रिज की हेल्प से। जो सेंट्रल वाले दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये आपस में कनेक्टेड है सेंट्रल ब्रिज की हेल्प से। अब जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, अब सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके किनारे किनारे सेंट्रल शीथ होती है, ठीक है। अब जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सेंट्रल शीथ से किससे कनेक्ट होंगे, जिससे कनेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है रेडियल स्पोक। और टोटल रेडियल स्पोक कितने हैं, टोटल रेडियल स्पोक 9 होते हैं, करेक्ट। यही चीज अब यहाँ पे लिखी गई, शायद अब आपको बेटर तरीके से समझ में आए कि Exonym possesses a number of microtubule running parallel to the long axis. The exonym usually has a 9 doublet of radially arranged. Total 9 होते हैं नंबर में, टोटल 9 होते हैं, डबलेट के फॉर्म में होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं पेरी पे। और 1 पेयर सेंट्रल में होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो टोटल अरेंजमेंट होता है 9+2 का। द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल आपस में सेंट्रल ब्रिज, ये जो है ना ये आपका सेंट्रल ब्रिज है, ठीक है। ये है आपका सेंट्रल ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल आपस में किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल शीथ। और इसके किनारे किनारे जितनी भी चीजें हैं उसको बोला जाता है सेंट्रल शीथ। इतना समझ में आ गया? किनारे किनारे जो है उसको बोला जाता है सेंट्रल शीथ, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। देखो ये सेंट्रल शीथ है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से किस चीज से कनेक्ट होगी, वो कनेक्ट होगी रेडियल स्पोक से। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। दस देयर आर टोटल 9 रेडियल स्पोक, क्योंकि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थी। द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो कनेक्टेड बाय लिंकर, जिसको एबी लिंकर बोला जाता है, इसी को इंटर डबलेट ब्रिज बोला जाता है। बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। देखो यहाँ पे बेसियल बॉडी होती है, यहीं से सिलिया और फ्लैजिला इमर्ज होते हैं। अभी बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है सेंट्रियोल। अब बात आएगी कि सेंट्रियोल कौन है, तो देखो ये सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है सेंट्रियोल। यही कहलाते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। कैसे हैं, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। अब इसी सेंट्रियोल के किनारे किनारे डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसी डेंस फ्लूइड और सेंट्रियोल को मिला के बोला जाता है सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में टोटल 2 सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल किसमें प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सिर्फ आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर कुछ एमोर्फस डेंस मटेरियल होगा और अंदर ही 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे, ठीक। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेंट्रोसोम। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं। इन विच ईच हैज वन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। कार्टविल उनका स्ट्रक्चर होता है, दे आर। अब कार्टविल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे आपका ये है वैसे ही आपका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है, बस बाहर सीलिया फ्लैजिला में बाहर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, बट सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस था तो बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी। प्लस जो सेंट्रल के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये दोनों भी आपके सेंट्रियोल में प्रेजेंट नहीं होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल में नहीं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो अरेंजमेंट क्या होगा, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है 9+0 का, प्लस बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। और एक और डिफरेंस होता है, यहाँ पे डबलेट के फॉर्म में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वहां पे ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी है, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल और ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब वही माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। मैंने बोला था ना, यहाँ पे ये डबलेट के फॉर्म में है और सेंट्रियोल में ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड। जैसे ये दोनों आपस में लिंक थे तो उसी तरीके से जो ट्रिपलेट है वहां पे वो भी आपस में लिंक होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस, उसको हब बोला जाता है। सेंट्रल के पार्ट में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती, पूरा ऐसे सर्कल होता है, हब, इसको हब बोला जाता है, और ये भी प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स टू द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक। टोटल 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे तो टोटल 9 रेडियल स्पोक्स होंगे जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला।
ये देखो, ये जो बेसल बॉडी था जहां से सीलिया फ्लैजिला निकले थे, इस बेसल बॉडी को कौन बनाया था? बेसल बॉडी को बनाए थे आपके सेंट्रियोल, और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करते हैं जो कि सेल डिवीजन में आपके हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर ही तो अटैच होता है ना, तो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में भी आपका सेंट्रियोल का रोल होता है, और साथ ही साथ सीलिया फ्लैजिला के बेसल बॉडी में भी। सेंट्रियोल कुछ और नहीं है, देख लो यही था सेंट्रियोल। देखो ये सीलिया फ्लैजिला है, सेंट्रियोल देखो, बाहर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कोई सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ए बी सी ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज है। सीलिया फ्लैजिला में डबलेट के फॉर्म में अरेंज थे। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है, सेंटर में हब होता है, प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जिसको हब बोला जाता है, इसलिए अरेंजमेंट होता है 9+0 का, क्योंकि सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होती है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो हब से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है? रेडियल स्पोक से। टोटल 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, तो टोटल 9 रेडियल स्पोक, करेक्ट। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी आपस में कनेक्ट होते हैं एसी लिंकर की हेल्प से, इसको भी एसी लिंकर बोला जाता है, और ये भी प्रोटीनेशियस होता है। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, मुझे नहीं लगता एक भी लाइन आपकी छूटी होगी। न्यूक्लियस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। माइक्रोबॉडीज आप समझ लो कि मान लो ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इसी में कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको माइक्रोबॉडीज बोला जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वेसिकल्स के फॉर्म में होता है, सिंगल मेम्ब्रेन है, और साथ ही साथ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसके पास, माइक्रोबॉडीज के पास, और प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी बातें समझी माइक्रोबॉडीज की? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन है, बहुत सारे एंजाइम्स होता है, और साथ ही साथ प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, 15 या 16 मिनट के अंदर हम लोगों ने टोटल 4 ऑर्गेनिल्स पढ़ ली हैं। अब आपका सिर्फ न्यूक्लियस बचता है, जो कि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अदरवाइज अगर आपको लेक्चर को देखना है तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इजीली देख सकते हो। थैंक यू।